नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जो जेके सेट था वो फाइनली करवा दिया गया है। एग्जाम अच्छे तरीके से हो गया था और मैं भी इस एग्जाम में अपीयर हुआ था। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे, पूरे एग्जाम को रिव्यू करेंगे, किस तरीके का एग्जाम था, पेपर 1 को भी और हमारा जो सेकंड पेपर है इंग्लिश लिटरेचर उसको भी। दोनों एग्जाम को डिटेल में एनालाइज करेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो पूरी डिटेल में जानकारी करेंगे, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एग्जाम को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगती है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट, एग्जाम एनालिसिस और इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि पेपर मेरे पास अवेलेबल है। हालांकि इस वीडियो में हम आंसर की डिस्कस नहीं करेंगे, आंसर की मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूं। ये जनरल पेपर 1 है और इसके साथ साथ ये पेपर 2 है इंग्लिश। दोनों का पेपर है, दोनों को मैंने अच्छे से तरीके से एनालाइज कर लिया है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का एग्जाम रहा था, क्या पैटर्न था, डिफिकल्ट था, मुश्किल था, या किस तरीके का एग्जाम था। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। आंसर की हम आने वाली वीडियोस में हो सकता है कि आपको प्रोवाइड करवा दें। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले पेपर 1 की। देखिए, पेपर 1 की ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 आपका मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ठीक है, क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ तो नहीं थे, लेकिन मॉडरेट लेवल के थे, ट्रिकी थे। ठीक है, थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, लेकिन ओवरऑल एग्जाम ठीक था। अगर बात करें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन थे इसी पार्ट में से। जी हाँ दोस्तों, 8 to 10 जो क्वेश्चन थे वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में से थे। अराउंड 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में से थे एंड 3 to 5 क्वेश्चन जो थे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में से थे। सेकंड, हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। अराउंड 6 to 9 क्वेश्चन, 6 to 8 क्वेश्चन जो थे वो कम्युनिकेशन वाले पार्ट में से थे और इस पार्ट में से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरली इस पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछते भी हैं, नेट वाले तो पूछते ही हैं। J&K सेट वालों ने भी इस बार कम्युनिकेशन वाले पार्ट में से काफी क्वेश्चन पूछे थे। कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता है 4 to 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी कॉम्प्रिहेंशन में 5 पार्ट पूछे गए थे। जो हिंदी वाला ऐसे था, जो हिंदी वाला कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ था वो थोड़ा इजी था, लेकिन जो आपका पार्ट था इंग्लिश वाला वो थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, जो वो डिफिकल्ट पार्ट था, अगर इंग्लिश वाले पार्ट की बात करें ना, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला था, तो वो इंग्लिश वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, हिंदी वाला थोड़ा आसान था। आगे बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड की, इसमें से भी 5 to 6 क्वेश्चन थे। और मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे। जो मैथमेटिकल वाला पार्ट था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट था। इसमें जो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट थे, मुझे तो ऐसा लगा, क्योंकि मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी रीजनिंग मेरी अच्छी है, लेकिन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी थे वो डिफिकल्ट थे, आसान नहीं थे वो भी। ठीक है, इजी वाले क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, लेकिन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। मैथ वाला पार्ट तो मेरे को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगा। ठीक है, और उसका लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में 3 to 5 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट लेवल के थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं थे, ज्यादा आसान भी नहीं थे। ठीक है, तो मीडियम वाले लेवल के थे, मॉडरेट लेवल के थे लॉजिकल रीजनिंग वाले। डीआई में से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन आसान था, काफी आसान था, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी करने में। तो डीआई वाला जो पार्ट था वो आसान था, लेकिन क्वेश्चन एक था उसमें से पूछा गया था। और आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये भी क्वेश्चन थोड़े मुझे डिफिकल्ट ही लगे थे आईसीटी वाले भी। ठीक है, तो आईसीटी वाला पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट था। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में से भी 5 क्वेश्चन से पूछे गए थे और ये भी मॉडरेट लेवल के थे, ना डिफिकल्ट थे ना ही आसान थे। जिसको पता होगा उसके लिए तो आसान थे, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए ऑब्वियसली डिफिकल्ट होंगे। हायर एजुकेशन में से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो ठीक ठीक लेवल के थे, आसान थे, डिफिकल्ट भी थे। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल था उनका भी। कुछ क्वेश्चन काफी आसान थे और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नेप 2020 है उसके चेयरमैन कौन थे, तो दैट वाज क्वाइट इजी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो ये भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, आसान क्वेश्चन थे, आई थिंक आंसरेबल थे, उसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आई होगी। कम्युनिकेशन वाले भी क्वेश्चन कुछ आसान थे, कुछ थोड़े डिफिकल्ट थे, लेकिन नॉर्मली मॉडरेट लेवल ही था। इतना तो होता ही है, इतना लेवल तो होता ही है सेट नेट एग्जाम का, तो इतना तो होगा ही है ना। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया कि ये पार्ट भी डिफिकल्ट था। ठीक है, इंग्लिश वाला डिफिकल्ट था, साइंस वाला थोड़ा आसान था उससे, सॉरी हिंदी वाला थोड़ा आसान था उनसे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 जो था आपका वो मॉडरेट लेवल का था और इसमें आई गेस आपको 25 to 30 तो आपने करेक्ट कर ही लिए होंगे। ठीक है, इतने आप कर सकते हैं, तो इतने होने भी चाहिए। यहाँ पे 25 to 30 आपके करेक्ट हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी आपके कितने बन रहे हैं वो तो जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा एनालिसिस था पेपर 1 का कि पेपर 1 जो था वो मॉडरेट लेवल का था।
तो दोस्तों अब हम चलते हैं पेपर 2 की ओर, जो कि है हमारा इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो देखिए जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि ये पूछते हैं क्वेश्चन ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन वाले, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग गए थे। ये नेट में तो ऐसा होता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन था ये थोड़ा प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन था, खुद लिखने वाला क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था, इन्होंने ऑब्वियसली ज्यादा प्रिंट करने का उतना ज्यादा सोचा नहीं होगा, सोचा छोटे छोटे क्वेश्चन डालते हैं। तो इसी वजह से जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले क्वेश्चन थे वो सिर्फ दो क्वेश्चन, सिर्फ दो पैराग्राफ में पूछे गए थे। एक प्रोज में पूछा गया था और एक पूछा गया था आपका पोइट्री में। तो प्रोज वाला पार्ट थोड़ा इजी था, आसान था, सॉल्व करना ठीक था। पोइट्री वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू टफ लेवल का था। लेकिन दोनों में से 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन थे। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले क्वेश्चन थोड़े इजी लगते हैं, उनको सोल्व करना मेरे लिए इजी होता है, क्योंकि मैं थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन आसानी से कर लेता हूँ। मुझे समझ आ जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, जो बेसिकली पैराग्राफ में से ढूंढने होते हैं। जो बाकी जो राइटर का नाम पूछ लेते हैं वो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थीम निकालनी थोड़ी आसान होती है। तो इस तरीके से बेसिकली जो क्वेश्चन है मैं कॉम्प्रिहेंशन वाले कर लेता हूँ, लेकिन इन्होंने इस बार थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले पैराग्राफ सिर्फ 2 ही पूछे गए थे और बाकी के सारे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले सिर्फ 2 पैराग्राफ पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मैं मॉडरेट लेवल के ही कहूंगा, क्योंकि एक पैराग्राफ आसान था जो फर्स्ट वाला था, और एक पैराग्राफ जो था वो मुश्किल था जो वर्स वाला था। ठीक है, तो इस तरीके से इस पार्ट को मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पूछा गया था कि कन्फेशंस ऑफ एन अपीम ईटर, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। उसके अलावा पूछा गया था कुछ स्ट्रक्चरलिज्म से कुछ क्वेश्चन बड़ा इजी पूछा गया था। जो बर्मिंघम स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जो बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज है, ये भी काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरा ये मानना है कि 15 से 20 क्वेश्चन जो आए थे जो बिल्कुल ही आसान थे, बिल्कुल ही केक बुक वाले टाइप क्वेश्चन थे। तो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही आसान थे, जिनको आप बिना देखे जो है, बिना 4 ऑप्शन के मुझे लगता है कि आप आंसर कर सकते थे। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे, 20 में से बेसिक क्वेश्चन ऐसे थे। ठीक है, जो नेट में भी होते हैं, जो हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही, 10 से 15 मिल जाएंगे। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी आसान थे, जिनको आसान आंसर करना काफी आसान था। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन इतने थे। अगर बात करूं मैं फोनेटिक्स की और लैंग्वेज की, नेट में इनको ज्यादातर अवॉइड किया जाता है। लैंग्वेज ग्रामर वाले क्वेश्चन जो है, फोनेटिक्स वाले क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं नेट में, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। इन्होंने 10 से 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर वाले मिल जाएंगे, फोनेटिक्स वाले मिल जाएंगे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही थे। वो थोड़े ट्रिकी भी थे, थोड़े डिफिकल्ट भी थे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आसान होंगे, बाकी मुझे तो ज्यादातर ग्रामर वाले फोनेटिक्स वाले क्वेश्चन जो थे वो थोड़े डिफिकल्ट लगे, क्योंकि हम पढ़ते भी नहीं है। हाँ, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा था, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था, लेकिन नेट के लिए हम जनरली फोनेटिक्स को अवॉइड कर देते हैं, ग्रामर को अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें उन्होंने काफी ज्यादा क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे थे जो ग्रामर में ही से थे, या ग्रामर की बुक में से पूछा था, या फिर ग्रामर की कुछ आइडिया में से पूछ लिया था, या किसी थ्योरी के बारे में पूछ लिया था। तो इस तरीके से ग्रामर वाले जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उन राइटिंग के बारे में काफी ज्यादा उन्होंने फोकस किया था। 10 से 15 क्वेश्चन जो थे उसी में से थे। ठीक है, अगली और करें तो दोस्तों, इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी पूछा था कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है, किसी की बुक के लिए। ठीक है, उसके अलावा पुलिट्जर प्राइज भी पूछा था कि किस राइटर को फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज मिला था, किस बुक के लिए मिला था। उसके अलावा नोबेल प्राइज भी पूछा गया था, 2021 में मिला था अब्दुल रज़ाक खुराना को। ठीक है, तो वो भी उन्होंने पूछा था। प्राइज के में से भी एक क्वेश्चन था जो जनरली मेरे ख्याल से होता ही है। ठीक है, वो होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम सारे ही प्राइज की ओर ध्यान देते हैं, तो प्राइज में से अगर क्वेश्चन ना पूछे तो हमारा जो एक बेसिक सा आंसर होता है वो हमें छूट जाता है। लेकिन साहित्य अकेडमी अवार्ड जनरली बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादा उसको जानते होंगे। और पुलिट्जर प्राइज तो इतने ज्यादा है कि कौन पढ़े उनको। ठीक है, तो पुलिट्जर प्राइज की ओर भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ठीक है, लेकिन नोबेल प्राइज आई गेस सभी को पता होगा कि जो 2021 में किसको मिला था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन इसी में से पूछे गए थे। इसके अलावा दोस्तों थ्योरीज में से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि डीकंस्ट्रक्शन में से पूछा था, स्ट्रक्चरलिज्म में से पूछा था, पोस्ट मॉडर्निज्म में से पूछा था, मॉडर्निज्म में से पूछा था, न्यू हिस्टोरिसिज्म में से पूछा गया था, कल्चरल स्टडीज में से पूछा गया था। तो इस तरीके से थ्योरीज में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ प्रैक्टिकल वाइज क्वेश्चन थे और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि ये बुक किसने लिखी है या ये थ्योरीज किसने दी है। तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। दोनों ही क्वेश्चन काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इन थ्योरीज में से, काफी ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट में से पूछे गए थे। ठीक है, और बात करूं क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म में से मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखे। 4 से 5 क्वेश्चन थे जो क्रिटिसिज्म में पूछे गए थे। 5 से 6 हो सकते हैं, 1-2 ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 5 से 6 क्वेश्चन थे जो क्रिटिसिज्म में से पूछे गए थे। ठीक है, आगे दोस्तों जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे।
6 से 7 क्वेश्चन ही थे मेरे ख्याल से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में से भी, वो भी अननोन काइंड ऑफ क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन थे जो मंजू कपूर में से था एक क्वेश्चन, इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और थे जो आसान थे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो थे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में से वो अननोन काइंड ऑफ क्वेश्चन थे जो हम जनरली पढ़ते नहीं है, उनमें से पूछे गए थे, ठीक है। कुछ इंडियन लिटरेचर से कुछ और अननोन क्वेश्चन भी थे जिनको बारे में हमने जनरली हम ज्यादा अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। तो इस तरीके का रहा था हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम था। वो ओवरऑल मैं इसको मॉडरेट ही कहूंगा, मॉडरेट टू इजी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लगा कि ये एग्जाम था। हालांकि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, कुछ अननोन क्वेश्चन थे, लेकिन इतने क्वेश्चन थे जिससे कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए। इतने क्वेश्चन वहां पे थे कि जितने की आप अच्छा स्कोर कर पाए इसमें से, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रिकी लग सकता है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, वो मैं मानता हूँ कि था। 50% एग्जाम जो था वो ट्रिकी था, वो डिफिकल्ट था। लेकिन जो बाकी का 50% पार्ट था उसमें से 25% तो काफी ज्यादा इजी था, लेकिन जो 25% था वो थोड़ा उलझाने वाला था, लेकिन उसे भी आप सोल्व करके आंसर कर सकते थे। इस तरीके का मेरा एनालिसिस रहा इस एग्जाम का। पेपर 1 का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और इंग्लिश लिटरेचर का भी मेरे ख्याल से इस तरह मॉडरेट लेवल का ही कह सकते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर को भी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम JNK सेट एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या रहेगी इंग्लिश लिटरेचर के लिए स्पेसिफिकली। बाकी की तो मुझे पता नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर का भी मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं JNK सेट एग्जाम का। जी हाँ दोस्तों, मैं JNK सेट एग्जाम का एक्सपर्ट नहीं हूं। नेट का एग्जाम मैंने 3 से 4 बार दिया हुआ है, क्लियर भी किया हुआ है। गेट का एग्जाम भी मैंने फर्स्ट टाइम दिया था और फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लिया था, ठीक है। लेकिन JNK सेट एग्जाम मैंने कभी नहीं दिया है। हिमाचल सेट जरूर एक बार दिया था, नहीं क्लियर कर पाया था, लेकिन JNK सेट एग्जाम मैंने अब तक नहीं दिया है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था JNK सेट एग्जाम देने का। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि जो मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊं कि यहाँ कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी। ये तो वही बता सकता है जिसने 3 से 4 बार अपीयर किया हो, जिसको ट्रेंड का पता हो कि ट्रेंड क्या रहता है कट ऑफ का, ठीक है। मैं जनरली आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अराउंड 50 to 55% आपको स्कोर करना पड़ेगा क्लियर करने के लिए, कि नॉर्मली इतनी ही कट ऑफ रहती है जनरली एग्जाम्स में। जो भी इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े जो टीचिंग के एग्जाम है, मेरे ख्याल से इसके आसपास ही रहती है सभी के एग्जाम की कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी से हैं अगर आप, तो फिर आपको 50 to 55% स्कोर करना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 45 to 50% तक आपको जो है स्कोर करना चाहिए। आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब अगर आप EWS हैं तो 48 to 49 तक आपका नंबर पड़ सकता है। OBC है तब भी आपको 48 to 49 तक पड़ सकता है। और अगर आप SC/ST से हैं तो फिर आपको 45 के आसपास आपको सीट मिल सकती है, या आपका नंबर पड़ सकता है, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 50 to 55, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45 से 50%। अगर आप आंसर की आने के बाद आपको लगता है, या फिर उससे पहले भी आपको लगता है कि आप इसके भी स्कोर कर सकते हैं, तो यू कैन होप कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वालों की बात करूं तो अदर स्टेट वाले भी जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाते हैं, वेदर वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो वो भी 50 to 55% ही लेके चलिएगा कि आपका भी इतने के बीच बीच आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि मैं श्योर नहीं हूं कि ये ही कट ऑफ रहेगी। मैं जनरली आइडिया बता रहा हूं आपका कि जो नॉर्मली पैटर्न रहता है इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े एग्जाम के लिए, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी राइट, वो तो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको अपना आइडिया दे दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा फिलहाल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा एग्जाम का पैटर्न के बारे में, एग्जाम एनालिसिस के बारे में, और कट ऑफ का भी आपको आइडिया लग गया होगा, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जैसे ही आंसर की आएगी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आंसर की को प्रिपेयर कर पाऊं, नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आने वाली वीडियोस भी JNK सेट एग्जाम से रिलेटेड हम डिस्कस करते रहते हैं। मेरा नेट भी क्लियर है तो मैं नेट से रिलेटेड वीडियोस भी डालता रहता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी ऑलरेडी काफी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर डिक्लेरेशन के लिए, फर्दर क्वेरी के लिए। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।